हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। हम एनालिसिस कर रहे थे घटना चक्र पूर्वावलोकन इकोनॉमिक्स की। तो उसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा सतत आर्थिक विकास। सतत आर्थिक विकास के पहले हम इसकी एक्सप्लेन देखेंगे, उसके बाद जो भी हम यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट उनको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। एंड जो भी आपके सजेशन है उससे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो की पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई, वहाँ पर जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं सतत आर्थिक विकास। सतत आर्थिक विकास, सतत विकास है, ये सामाजिक आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी की सहन शक्ति के अनुसार विकास की बात की जाती है। सतत विकास वो है जिसमें सतत विकास सामाजिक आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें जो कि पृथ्वी की सहन शक्ति के अनुसार विकास की बात की जाती है। यह अवधारणा 1960 के दशक में तब विकसित हुई थी जब लोग के औद्योगिकीकरण के पर्यावरण पर हानिकारक प्रभावों से अवगत हुए थे। सतत विकास की अवधारणा की शुरुआत हुई थी वर्ष 1962 में हुई थी, जब वैज्ञानिक रॉकल कार्सन ने साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक लिखी थी। ये वैज्ञानिक थे एक रॉकल कार्सन, इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी थी साइलेंट स्प्रिंग। यह पुस्तक क्या थी? यह पुस्तक जो है ये पर्यावरण, अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक पक्षों के मध्य परस्पर संबंधों के अध्ययन में एक मील का पत्थर साबित हुई। वर्ष 1968 में जीव विज्ञान शास्त्री थे पॉल इरविन ने अपनी पुस्तक थी इनकी द पॉपुलेशन बम प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने मानव जनसंख्या, संसाधन दोहन तथा पर्यावरण के बीच संबंधों पर जो है प्रकाश डाला था। अब बात कर लेते हैं सतत विकास का अर्थ तथा इसकी परिभाषाओं की। सतत विकास का अर्थ एवं इसकी परिभाषा। स्थायी विकास का अभिप्राय आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। इसका उद्देश्य वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित रखना है। यदि हम प्राकृतिक संसाधनों को जो है सुरक्षित नहीं रखेंगे तो हमारी जो भी भविष्य में आने वाली पीढ़ियां हैं वो खतरे में पड़ जाएंगी। तो इसलिए इसका उद्देश्य क्या है? जो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए क्या है? प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखना है। सततशीलता शब्द को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। पहला है जिसमें सततशीलता का अर्थ एक ऐसी स्थिति से है जो हमेशा के लिए बनी रहे। सततशीलता जो शब्द है इसका अर्थ एक ऐसी स्थिति से है जो कि हमेशा बनी रहे। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग जो है इस प्रकार से हो रहा है जिससे क्या है? पर्यावरणीय असंतुलन न हो तथा प्रकृति का उत्पादन क्षमता में अधिक शोषण न हो। हमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना है जिससे जो है कि पर्यावरणीय संतुलन बना रहे और प्रकृति की उत्पादन क्षमता जो है तो उसका शोषण न हो। सतत विकास की अवधारणा आर्थिक विकास नीतियों को पर्यावरण के अनुरूप बनाने पर जोर देती है। इसका उद्देश्य पर्यावरण के विरुद्ध चलने वाली विकास नीतियों में बदलाव लाना है। सतत विकास की सबसे अच्छी परिभाषा दी थी ब्रंटलैंड आयोग ने अपनी रिपोर्ट, इनकी रिपोर्ट आई थी अवर कॉमन फ्यूचर 1987 में। ब्रंटलैंड आयोग था, इसकी एक रिपोर्ट आई थी अवर कॉमन फ्यूचर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत पूछी जाती है। 1987 में आई थी। उसने सतत विकास को एक ऐसा विकास कहा जो क्या भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति से बिना समझौते किए वर्तमान की आवश्यकताएं पूरी करता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि विकास हमारी आज की ज़रूरतों को पूरा करे, साथ ही आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों को भी अनदेखा ना करे। अब बात कर लेते हैं सतत विकास के उद्देश्य की। सतत विकास के कुछ दूरगामी तथा व्यापक उद्देश्य हैं जो जाति, धर्म, भाषा तथा क्षेत्रीय बंधनों से मुक्त हैं। ये उद्देश्य शोषणकारी मानसिकता की जंजीरों से अर्थव्यवस्था की मुक्ति हेतु एक ऐसा अधिकार पक्ष है जिन्होंने राष्ट्रों की जैव संपदा को नष्ट होने से बचाया है। ये देखते हैं संक्षिप्त में जो है इसके उद्देश्य निम्न है। पहला है पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों को दुरुपयोग से बचाना। पृथ्वी के जो प्राकृतिक संसाधन है उनको हमें दुरुपयोग से बचाना है। ऐसी नई वैज्ञानिक तकनीक की खोज हो जो प्राकृतिक नियमों के अनुरूप कार्य करे, और विविधता की रक्षा करना तथा विकास की नीतियों में क्या है? स्थानीय समुदायों को शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं शासन की संस्थाओं का विकेंद्रीकरण करना और उन्हें अधिक लचीला, पारदर्शी तथा जनता के लिए जो है क्या उत्तरदायी बनाना चाहिए।
नेक्स्ट है ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की योजना बनाना जो निर्धन देशों की आवश्यकताओं को समझकर बिना उनके पर्यावरण को जो है नष्ट पहुंचाए उनके विकास में मदद करे और अधिकांश लोगों के जीवन स्तर को समानता तथा न्याय के अनुरूप बनाए रखे। नेक्स्ट है विश्व के सभी राष्ट्रों में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ाना, क्योंकि केवल क्या है शांति ही मानवता के व्यापक हितों की रक्षा हेतु जो है सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट है सतत विकास का मूल्य आधारित अवधारणा है जो परस्पर सह अस्तित्व तथा सभी के लिए सम्मान जैसे आदर्शों की मांग करता है। सतत विकास जो है तो ये क्या है, ये सभी के लिए सम्मान जैसे आदर्शों की मांग करता है। यह निरंतर विकास प्रक्रिया है जो सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा पर्यावरणीय घटकों में क्या है सामंजस्य पर आधारित है। सतत विकास देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। तो नोडल संस्था जो है ये है नीति आयोग, ये यूपीपीसीएस प्री जो 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में सतत विकास लक्ष्य एजेंडा 2030 की समन्वय एवं कार्यान्वयन हेतु नोडल संस्था जो है तो ये नीति आयोग है। नीति आयोग का गठन किया गया था 2015 में। और जो है कमेंट बॉक्स में बताइए किसको रिप्लेस करके नीति आयोग का गठन किया गया है। भारत का 2016 के सुस्थिर विकास लक्ष्य सूचकांक में कौन सा स्थान है। तो ये कौन सा था, ये था 110वां स्थान था। सतत विकास समाधान नेटवर्क और बर्टल्समैन शिफ्टिंग द्वारा जुलाई 2016 में जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक के 149 देशों की सूची में भारत 110वें स्थान पर था, जबकि स्वीडन टॉप पर था। वर्ष 2019 तथा 2020 की सूची में भारत क्रमशः कितने पर है, 115वां तथा 117वें स्थान पर। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में भारत को 120वां स्थान प्राप्त हुआ था, और जबकि फिनलैंड को कौन सा प्राप्त हुआ था, फिनलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था, स्वीडन को द्वितीय तथा डेनमार्क को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ था। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2022 की 163 देशों की सूची में भारत का 121वां स्थान था। टॉप पर रहा था फिनलैंड, सेकंड पर रहा था डेनमार्क तथा स्वीडन जो है ये थर्ड नंबर पर रहा था। नेक्स्ट है सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। भारत का स्थान है कौन सा, अभी देखा हमने, 116वां है, 116वां है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2017 की 157 देशों की सूची में भारत 116वें स्थान पर था। 2018 में 112वें स्थान पर था। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 की 165 देशों की सूची में फिनलैंड टॉप पर था, भारत 120वें पर था। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2022 की 163 देशों की सूची में टॉप पर कौन था, फिनलैंड था, और भारत जो है 121वें स्थान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2019-20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित वर्गों में से किसमें वर्गीकृत किया गया था। तो ये इसको उत्तर प्रदेश को परफॉर्मर या अच्छा प्रदर्शन करने वाले में वर्गीकृत किया गया था। दिसंबर 2019 में जो नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2019-20 में जारी किया गया था, उसमें उत्तर प्रदेश जो है परफॉर्मर की श्रेणी में शामिल था। इस सूचकांक में राज्यों की संयुक्त रैंकिंग में केरल का स्थान प्रथम पर रहा था। जून 2021 में एसडीजी इंडेक्स एंड डैशबोर्ड जो है 2020-21 के अनुसार इन राज्यों की संयुक्त रैंकिंग में केरल पुनः शीर्ष पर है, जबकि उत्तर प्रदेश क्या है, उत्तर प्रदेश नीचे के 5 राज्यों में है। नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एसडीजी संबंधित अपने प्रदर्शन में देश के शीर्ष 5 राज्यों में सम्मिलित नहीं था। वो सम्मिलित नहीं था कौन, गुजरात सम्मिलित नहीं था। जून 2021 को तीसरा सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक पर डैशबोर्ड 2020-21 नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। इसका शीर्षक था पार्टनरशिप्स इन द डिकेड ऑफ एक्शन। इसका शीर्षक जो था तो ये था
पार्टनरशिप्स इन द डिकेड ऑफ एक्शन। सूचकांक में केरल टॉप पर, हिमाचल जो था दूसरे पर, तमिलनाडु तीसरे पर, आंध्र प्रदेश चौथे पर तथा गोवा जो है ये 5वें स्थान पर रहा था। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य एसडीजी इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा था? तो 2019 में रहा था प्रथम स्थान पर केरल। ये जो यूपी बीई ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की 2019 का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन था। 30 दिसंबर 2019 को नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक जारी किया गया। इस सूचकांक में राज्यों की संयुक्त रैंकिंग में केरल जो है स्कोर 70 के साथ प्रथम स्थान पर, हिमाचल प्रदेश स्कोर 69 के साथ द्वितीय पर, आंध्र प्रदेश स्कोर 67 के साथ थर्ड पर, तमिलनाडु स्कोर 67 के साथ जो है चौथे पर तथा तेलंगाना स्कोर 67 के साथ जो है 5वें स्थान पर रहा। जून 2021 में जारी एसडी इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार जो है केरल क्या है, टॉप पर रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में शामिल नहीं है? वो शामिल नहीं है कौन? गुजरात। इसको हमने ये क्वेश्चन अभी देखा, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ये जो नीति आयोग के प्रत्येक राज्य संघ राज्य के क्षेत्र के लिए समेकित सूचकांक का विकास किया गया है, जो प्रत्येक संधारणीय विकास के लक्ष्य की ओर होने वाली प्रगति को संकलित करता है और राज्यों को प्राप्तिकर्ता, अग्रणी, निष्पादक और आकांक्षी में वर्गीकृत करता है। इस समेकित सूचकांक के आधार पर निम्न में से कौन सा एक अग्रणी राज्य नहीं है? इसमें जो है ये यहाँ पर ऑप्शन जो है इसके ये रॉन्ग दिए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर इसका जो है कोई भी आंसर नहीं हो सकता है। देखते हैं नेक्स्ट है, नवंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में निम्नलिखित में से कौन सा शहर शीर्ष 3 स्थानों में शामिल नहीं था? कौन सा जो है शीर्ष 3 स्थानों में शामिल नहीं था? तो वो था इंदौर शामिल नहीं था। नवंबर 2021 में नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 जारी किया। इस सूचकांक में शिमला हिमाचल प्रदेश को टॉप, इसके पश्चात कोयम्बटूर तमिलनाडु का दूसरा, चंडीगढ़ को तीसरा, तिरुवनंतपुरम केरल को चौथा तथा कोच्चि केरल को 5वां स्थान प्राप्त हुआ था। इंदौर जो है शीर्ष 3 राज्यों में शामिल नहीं था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके स्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे जो है परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। देखते हैं कौन करेगा, तो वो करेगा कौन? एसडीजी 6। एसडीजी 6 जो है तो ये सतत विकास भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके स्थायी प्रबंधन को क्या है, लक्षित करेगा। सतत विकास लक्ष्य जो है 6 एसडीजी 6 वर्ष 2030 तक सभी के लिए जल एवं स्वच्छता की जो है सतत प्रबंधन को सुनिश्चित करता है। देखते हैं नेक्स्ट है समृद्धि की सीमा, लिमिट टू ग्रोथ की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया क्लब ऑफ रोम के द्वारा। किसके द्वारा? क्लब ऑफ रोम के द्वारा। अप्रैल 1968 में 10 देशों के 30 व्यक्तियों का एक समूह है जिसमें वैज्ञानिक, शिक्षक, अर्थशास्त्री, मानवतावादी तथा प्रशासक आदि शामिल थे कि जो है रोम के कहाँ शामिल हुए थे? रोम के कहाँ? एकेडमिया डी लिंसी में एक बैठक हुई थी। एकेडमिया डी लिंसी में एक बैठक हुई थी। इस बैठक से ही क्लब ऑफ रोम का विकास हुआ। इसी क्लब ऑफ रोम के द्वारा ही द लिमिट्स टू ग्रोथ का प्रतिपादन किया गया। किसका? द लिमिट्स टू ग्रोथ का प्रतिपादन किया गया। नेक्स्ट है मीडोज 1972 के अनुसार विश्व जनसंख्या औद्योगिकीकरण, प्रदूषण, खाद्यान्न उत्पादन और संसाधन अवक्षय में यदि वर्तमान प्रवृत्तियां अपरिवर्तित बनी रहती हैं तो हमारे ग्रह पर समृद्धि की परिसीमाएं आ जाएंगी अगले कितने वर्षों में? तो ये 100 वर्षों में आ जाएंगी। वर्ष 1972 में प्रकाशित लिमिट
लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक के लेखकों में से एक मीडोज के अनुसार विश्व जनसंख्या प्रवृत्ति, औद्योगिकरण, प्रदूषण इत्यादि की वर्तमान प्रवृत्तियों की यथावत जारी रहने पर अगले 100 वर्षों में क्या होगा, समृद्धि की परिसीमा आ जाएगी, जिससे भूख और आर्थिक सामाजिक जोखिमों में वृद्धि होगी। मीडोज महोदय द्वारा वर्ष 2004 में इस सीमा को घटाकर जो है कितना 30 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट है पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र। सबने जो है पढ़ा होगा ये कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षतियों प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है, तो इसका आकार जो है इसकी शेप होती है उल्टा यू के शेप का होता है ये कुजनेट्स वक्र। देखते हैं नेक्स्ट, इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय निम्नीकरण तथा प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध प्रदर्शित करता है। आर्थिक समृद्धि के प्रारंभिक चरणों में प्रदूषण एवं पर्यावरण एवं पर अन्य मानवीय प्रभावों में वृद्धि हुई है, लेकिन आर्थिक समृद्धि के एक स्तर के पश्चात क्या है, यह प्रवृत्ति उलट गई और उच्च आय स्तरों पर आर्थिक समृद्धि से पर्यावरण में सुधार हुआ। इसका अर्थ यह है कि पर्यावरणीय प्रभाव या प्रति व्यक्ति उत्सर्जन प्रति व्यक्ति जीडीपी का उल्टा यू आकार का फलन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण का। कथन ए कह रहा है सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। ये बात तो सही लग रही है कि सतत विकास जो है मानव समाज के कल्याण के हेतु महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसका कारण कह रहा है सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। यहाँ पर बात तो दोनों ठीक लग रही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा वर्ष 1987 में प्रकाशित रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर, जिसे कि ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, के अनुसार सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। इसका तात्पर्य है कि मानव समाज का सतत भविष्य तभी सुनिश्चित हो सकता है जब आर्थिक गतिविधियों और मानव कल्याण के समर्थन हेतु आवश्यक जैव भौतिक सामाजिक परिस्थितियां पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो पोषित या संतृप्त की जा सके, जो है तभी सतत विकास जो है सुनिश्चित हो सकता है। देखते हैं नेक्स्ट है वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है। तो ये परिभाषा है किसकी, संपोषणीय विकास की। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा का प्रारंभ हुआ था 1962 में। वैज्ञानिक थे रचल कार्सन की पुस्तक थी साइलेंट स्प्रिंग तथा वर्ष 1968 में जीव विज्ञानी पॉल इरविन की पुस्तक थी द पॉपुलेशन बम से हुआ था। इस शब्द का वास्तविक रूप से विकास वर्ष 1987 में ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट के द्वारा हुआ अवर कॉमन फ्यूचर, जिसको हिंदी में कहते हैं हमारा साझा भविष्य। संपोषणीय विकास जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट संसाधनों के उपयोग का एक आदर्श मॉडल है, जो यह बताता है कि आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है। इसका उद्देश्य है वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए इसका इस प्रकार प्रयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण न्यूनतम हो। नेक्स्ट है धारणीय विकास भावी पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के सामर्थ्य से समझौता किए बगैर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस परिप्रेक्ष्य में धारणीय विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है। ये जुड़ा हुआ है किससे, धारण क्षमता के साथ। ये स्वाभाविक रूप से धारण क्षमता के साथ जुड़ा हुआ है। धारण क्षमता या वहन क्षमता का तात्पर्य किसी विशेष संसाधन द्वारा अपने भीतर जीवों की अधिकतम संख्या को बनाए रखने की क्षमता से है। इसके अंतर्गत वर्तमान की आवश्यकताओं को पारिस्थितिकी तंत्र के सामर्थ्य से समझौता किए बगैर पूरा किया जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास का आधार है। सतत विकास का आधार है पर्यावरणीय दृष्टिकोण। सतत विकास की अवधारणा का प्रारंभ हुआ था 1962 में। वैज्ञानिक थे राचेल कार्सन की पुस्तक थी साइलेंट स्प्रिंग। 68 में जीव विज्ञानी पॉल इरविन की पुस्तक। ये सब हम इसको अभी देख चुके हैं, इसलिए अब हम इसको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर चुकेंगे। अभी पिछले क्वेश्चन में है, इसको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट है स्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है। तो संवेदनशीलता की घटना है किसके? प्राकृतिक संसाधनों के। सतत आर्थिक विकास के अभिप्राय हैं। इसके अभिप्राय हैं वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। कि सतत आर्थिक विकास जो है, इसका अभिप्राय है कि हम वर्तमान पीढ़ी का तो विकास करेंगे ही करें, साथ ही साथ में क्या करें, भविष्य का जो आर्थिक विकास है। नेक्स्ट है नीम राणा जो टिकाऊ आर्थिक विकास का मॉडल है अवस्थित है। नीम राणा, यहाँ पर जो है कभी कभी क्या होता है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको लिखा देखकर ही हम जान सकते हैं कि ये जो है कहाँ से बिलोंग कर सकता है। तो नीम राणा जो है, तो ये राजस्थान से संबंध है इसका। नीम राणा राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। यहाँ पर किए गए लगभग सभी विकास क्या है, कार्य टिकाऊ आर्थिक विकास के मॉडल पर आधारित है। सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य है। सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य है सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन को पर्यावरण प्रबंध कराना। ये जो है अभी हाल ही यूपीपीसीएस का 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। पोषणीय, जो सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य है सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन एवं पर्यावरण को प्रबंध कराना। UNWTO द्वारा पोषकीय पर्यावरण हेतु 12 लक्ष्यों को परिभाषित किया गया था, जो निम्न है। 12 लक्ष्यों में इकोनॉमिक वायबिलिटी, आर्थिक व्यवहार्यता, स्थानीय समृद्धि जो है ये लोकल प्रॉस्पेरिटी, और एम्प्लॉयमेंट क्वालिटी, रोजगार की गुणवत्ता, सोशल इक्विटी मतलब कि सामाजिक जो समानता है, आगंतुक पूर्ति, लोकल कंट्रोल, और जो ये कम्युनिटी वेलबींग, इसको सामुदायिक भलाई, सांस्कृतिक समृद्धि, भौतिक अखंडता, जैव विविधता, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, रिसोर्स इफिशियंसी है, संसाधन क्षमता तथा पर्यावरणीय जो है शुद्धता, इन्वायरमेंटल प्यूरिटी जो है, ये 12 इसके लक्ष्य हैं। भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था मतलब कि समुद्री संसाधन पर सतत विकासित साझेदारी के लिए टास्क फोर्स का निर्माण किया है। ये किया है किसके साथ? नॉर्वे के साथ भारत ने। 18 फरवरी 2020 को भारत के तत्कालीन भूविज्ञान मंत्री थे डॉक्टर हर्षवर्धन, और नॉर्वे के तत्कालीन जलवायु एवं पर्यावरणीय मंत्री थे स्वेनिंग रोटबैटन ने सतत विकास के लिए नीली अर्थव्यवस्था पर भारत नॉर्वे कार्यबल की शुरुआत की थी। उल्लेखनीय है कि दोनों देशों की भी संयुक्त पहल के तहत समुद्री कचरे को निपटाने हेतु कई परियोजनाएं पहले से ही चल रही थी, और सतत विकास के लिए नीली अर्थव्यवस्था पर भारत नॉर्वे कार्यबल को जनवरी 2019 में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से जो लॉन्च किया था। नेक्स्ट है किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसी उस देश की सामाजिक पूंजी या सोशल कैपिटल के भाग के रूप में समझा जाए। ये समझा जाए समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य के स्तर को। जो सामाजिक पूंजी का अर्थ समाज के लोगों के बीच जो है कुछ इस प्रकार है, अंतर्वैयक्तिक संबंध आदि जो होने चाहिए, सामाजिक पहचान की भावना होनी चाहिए, परस्पर विश्वास होना चाहिए, और जो है साझा मूल्य होने चाहिए, साझा मूल्य, परस्पर सहयोग और एक साझी जो है ये समाज होना चाहिए। ये है सामाजिक पूंजी। ये सभी क्या है? सामाजिक पूंजी कह सकते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 स्टेटमेंट दिए हैं, देखते हैं
पहले क्वेश्चन कह रहा है एक संकल्पना के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर उस प्रक्रिया के रूप में की जाती है जिसके द्वारा, एक संकल्पना के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या। 4 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है किसके अनुसार जो है बेहतर व्याख्या की जाती है। पहला स्टेटमेंट है किसी देश के व्यक्ति अधिक पूंजी का संचय कर पाते हैं, ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। दूसरा कह रहा है देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि हो पाती है, ये बात यहाँ पर सही लग रही है। गोचर धन का संचय हो पाता है, ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। अगोचर धन का संचय हो पाता है। तो देखते हैं यहाँ पर कूट की सहायता से कौन सा आंसर होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 और 4। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। मानव पूंजी निर्माण का तात्पर्य देश के लोगों में कौशल संवर्धन तथा उनकी समझ एवं क्षमताओं के विस्तार से है। किसी देश के लोगों को सामान्य श्रमिक रूप से एक अधिक दक्ष एवं कुशल व्यक्ति के रूप में रूपांतरित करने हेतु उसे शिक्षण और प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया को ही मानव पूंजी निर्माण की प्रक्रिया कहा जाता है। मानव पूंजी निर्माण से देश में अगोचर संपत्तियां जैसे ज्ञान, नैतिक, बौद्धिक संपदा आदि का संचयन हो पाता है, न ही डायरेक्ट पैसे का। यदि मानव पूंजी निर्माण से गोचर संपत्तियां भी बढ़ती हैं और व्यक्ति अधिक पूंजी का संचय कर पाने में समर्थवान भी हो जाता है, परंतु यह मानव पूंजी क्या है, निर्माण की प्रक्रिया न होकर उसका परिणाम होती है। धन संचयन की प्रक्रिया जो होती है तो वो इसकी प्रक्रिया न होकर क्या है, इसका परिणाम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौशल विकास योजना बढ़ाती है। कौशल विकास योजना बढ़ाती है किसको, मानव पूंजी को। जो कुशल, सेहतमंद और जो है सुशिक्षित नागरिक ही किसी देश के विकास की कुंजी होती है। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे क्या है, ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है, मानव पूंजी। मानव पूंजी के बारे में एक अर्थशास्त्री हैं गैरी बेकर, ये कहते हैं मानव पूंजी का आशय दक्षता, शिक्षा, स्वास्थ्य और लोगों के प्रशिक्षण से यह पूंजी है, क्योंकि ये दक्षताएं लंबे समय तक हमारा अंग उसी तरह बनी रहेंगी जैसे कोई मशीन, संयंत्र या फैक्ट्री उत्पादन का हिस्सा बने रहते हैं। वर्तमान भारत में जो है युवाओं का देश है, जहां देश की लगभग कितनी 62.5% जनसंख्या कार्यशील आयु समूह जो कि 15 से लेकर 59 ईयर्स की है। देश के विकास में युवा शक्ति के अहम योगदान को देखते हुए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने 1500 करोड़ रुपए की लागत वाली प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 20 मार्च 2015 को मंजूरी दी थी। यह योजना युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रमुख योजना थी, जिसके तहत क्या हुआ था, परिष्कृत पाठ्यक्रम, बेहतर प्रशिक्षण और प्रशिक्षकों पर विशेष ध्यान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव पूंजी निर्माण पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालेगा। यहाँ पर जो है सिंचाई से इसका कोई मतलब है नहीं। शिक्षा में निवेश को मानव पूंजी का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य में निवेश, कार्य के दौरान प्रशिक्षण, प्रबंधन तथा सूचना आदि मानव पूंजी के निर्माण के अन्य स्रोत है। सिंचाई का मानव पूंजी के निर्माण पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ेगा तो, लेकिन वो जो है अप्रत्यक्ष रूप से पड़ेगा। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है, ये सभी को करता है। संसाधनों का समुचित प्रयोग, उत्पादकता में वृद्धि और कुशलता में विकास। इसमें इसके जो है लेवल कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले कुशलता में विकास, संसाधनों का समुचित प्रयोग और उत्पादकता में फिर वृद्धि आदि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा था। तो प्रथम स्थान पर रहा था कौन, सिंगापुर प्रथम स्थान पर रहा था। नेक्स्ट है समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी। देखते हैं नेक्स्ट, निम्न में से किस एक को समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है।
तो ये समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा किससे नहीं की जाती है? तो राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर से। इंक्लूसिव ग्रोथ की समग्रता के साथ विकास की बहुआयामी अवधारणा है। इस बुनियादी सुविधाओं में सुधार के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बेहतर अवसरों की उपलब्धता परिलक्षित होती है। इसके साथ गरीबी को कम किया जाना इसका प्रमुख आयाम है। केवल राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर से समावेशित विकास के बढ़ने की आशा नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मूलतः समावेशी शासन के अंग कहे जा सकते हैं? समावेशी शासन के अंग। समावेशी शासन के अंगों की बात हो रही है तो देखते हैं समावेशी शासन के अंग कौन कौन से कहे जा सकते हैं। तो समावेशी शासन के अंग कहेंगे जाएंगे कौन? सभी जिलों में प्रभावी जिला योजना समितियां संगठित करना, जन स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करना, दोपहर का भोजन योजना का सशक्तिकरण करना, और जी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकिंग करने की अनुमति प्रदान करना, ये नहीं, ये जो है क्या समावेशी शासन का अंग नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। समावेशी शासन से जो है तात्पर्य क्या है? समाज के सभी वर्गों का समान रूप से शासन के द्वारा प्रदत्त जो है सुविधाएं प्रदान की जाए, सभी जिलों में प्रभावशाली जिला समितियों की स्थापना की जाए, जन स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में बढ़ोतरी की जाए, मध्याह्न भोजन योजना को सशक्तिकरण प्रदान किया जाए, ये सभी क्या है? समावेशी अंग है समावेशी शासन के। और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकिंग करने की अनुमति प्रदान करना, ये समावेशी शासन का भाग नहीं है, ये किसी जो है तो फ्रेंड्स आपको जो है ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूज़फुल रही हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो की PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई, वहाँ पर जाकर आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।